सत्ता में बैठे हुए लोग अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को। वो कांग्रेस में था, बीजेपी में चला गया, तरह तरह का है। उसको वो दमन करने के लिए बिल्कुल कतराते नहीं है। यानी कि सेक्युलरिज्म अपने जगह पे है, डीएमके भी बड़े पैसे चाहिए उनको, बड़े पैसे, दे वांट बिग मनी। ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। पॉलिटिकल रिप्रेशन, दमन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसको लेके आज का ये कार्यक्रम है। और इसमें जो मूलवासी बचाओ मंच करके जो छत्तीसगढ़ में एक्टिव है, उसको बैन कर दिया गया छत्तीसगढ़ के अंदर में। और ये 2021 में बना मूलवासियों का ये मंच है, इसलिए इसका नाम है मूलवासी बचाओ मंच। और मूलवासियों को ताकि उनका बचाव ना हो, उनका सर्वनाश हो, उनका खात्मा हो, उसके लिए मुझे लगता है कि ये बैन लगाया गया है इस संगठन में। क्योंकि अगर आप मूलवासी बचाओ मंच का काम को देखेंगे तो इसमें बिल्कुल आप दो मत नहीं हो सकते हैं दूर दूर तक कि ये सही में बचाव के लिए बना हुआ मूलवासियों का, आदिवासियों का, जिसको संविधान में शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनके बचाव के लिए ये बना हुआ मंच है। सिर्फ उनके बचाव के लिए जो बोलते हैं ना, ये के लिए भी बोलना बहुत हद तक सटीक नहीं होगा, क्योंकि ये बचाव के दौरान ही उपजा हुआ एक मंच है। ये संघर्ष के दौरान ही उस संघर्ष का ही उपज है, ये मान लीजिए, उस ढंग का ये मंच है। तो उस ढंग से ये बिल्कुल ही मूलवासी जब हम बोलते हैं ना, तो मूल से निकलता है ये शब्द, वो धरती से निकला हुआ, आप समझ लीजिए, उस ढंग का ये एक मंच है। ये 10 कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठ के, हमारे जैसे कुछ एक्टिविस्ट बैठ के कि चलो एक मंच बनाते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं करके ये नहीं बना है। ये बिल्कुल उनका जो धरती में, उनका जो भूमि में, जो भूमकाल बोलते हैं ना, वो भूमि से निकला हुआ, उनका संघर्ष से निकला हुआ ये मंच है। और इस मंच को जो बैन किया छत्तीसगढ़ सरकार ने, इसका मुझे तो लगता है कि सरकार के ऊपर या जो बड़े बड़े जो फोर्सेस हैं, पूंजीपति वर्ग हैं, बाकी पॉलिटिशियंस है, रूलिंग पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टीज है, जो भी इस बैन के पीछे लोग हैं, उनको ये मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये इनको लग रहा है कि ये कैसे कैसे करके आदिवासियों का ये जो संघर्ष है, जो प्रतिरोध है, उसको कुचलने का ये एक षड्यंत्र ही कह लीजिए। और षड्यंत्र इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये जो बैन लगाया, ये बहुत ही इन्होंने डरपोक जैसे होके बैन लगाया है। इन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकल जो क्लास है, जो सरकार है, या जो अमित शाह है, जो मोदी है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो बना हुआ है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप इस पे नहीं बात रख रहा है। ये बिल्कुल ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में इन्होंने इसको छोड़ दिया है। यानी कि ये एक तरीके से एक साजिश के तहत ये इसको अंजाम दे रहे हैं। और मूलवासी बचाओ मंच जो बना है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वहाँ कैंप लग रहे हैं, बड़े बड़े कैंप, छावनी जिसको बोलते हैं, सिर्फ कैंप नहीं, कैंप तो लगता है एक छोटा सा कैंप लगा दिया, छावनी बन रहे हैं हर 1.5 किलोमीटर में, हर 2 किलोमीटर में। वहाँ जंगलों के बीच, बिल्कुल जो बिखरा हुआ आदिवासियों का गांव जैसे होता है, उसके बीच उन गांव का जो परमिशन बिना लिए जो आदिवासी जो वहाँ समाज रह रहे हैं, उनके साथ बिना उनके साथ वार्तालाप किए ये ऊपर से ये थोप रहे हैं। और वो सब जमीन हथिया के वहाँ बड़े बड़े जो ये लोग कैंप लगा रहे हैं, छावनी लगा रहे हैं। वहाँ पे आपका संविधान में भी दिया हुआ है कि भाई ग्राम सभा वहाँ होता है, ग्राम सभा आप उसमें करवाइए, उसमें फिर आप अनुमति लीजिए, समाज से अनुमति लीजिए, वहाँ के लोगों से। वो बिल्कुल कुछ नहीं करके, बल्कि वहाँ बहुत सारे गाँवों में तो सरपंच वहाँ गाँव में भी नहीं रहते हैं, वो शहर में ही पता नहीं वो क्या बोल सकता है कि किसी एक होटल में बैठ के वहीं पे एक फेक ग्राम सभा कर रहे होंगे।
होटल में बैठ लिया, पता नहीं एसपी डीएसपी बैठते होंगे, 3-4 जो डीआरजी बैठते होंगे, तो सरपंच जो हो सकता है 10 साल पहले चुना गया हो, जो अभी गांव में वो जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि लोग उनको वहाँ चाहते नहीं हैं कि वो आए, इस टाइप का कुछ फेक एक डिवाइस एक ग्राम सभा करके वो ये सब पारित करके ये कर रहे हैं। और बड़े बड़े छावनी के साथ, बड़े बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, बड़े बड़े रोड, एकदम आपका ये दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस वे, इस टाइप का रोड। और उस रोड में क्या चलता है, वहाँ आदिवासियों के पास क्या है चलने के लिए, साइकिल है और कई लोगों का अभी बाइक है, बस उतने के लिए आप इतना बड़ा बड़ा सड़क क्यों बना रहे हैं? यानी कि मनसा इनका साफ है। ये बड़े बड़े जो आर्मी के ट्रक्स है, बड़े बड़े माइनिंग डंपर्स है ना, उन सब को का आना जाना फैसिलिटेट करने के लिए ये वो सड़क बना रहे हैं। यानी कि पूरा वहाँ का खनिज पदार्थ को लूटने के लिए, आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए, आदिवासियों को बल्कि बिल्कुल ही तबाह करने के लिए, उनको एक तरीके से जिस ढंग का आप देख रहे हैं हत्याएं हो रहे हैं वहाँ पे, मुझे तो लगता है ये तो एक बड़ा एक्सटर्मिनेशन का एक प्रोसेस है ये, कि आप या तो बिल्कुल मजदूर बन के यहाँ आके दिल्ली मुंबई कलकत्ता में आके स्लम ड्वेलर्स बन जाओ जल्दी, नहीं तो हम आपका हत्या करेंगे। ये वाला जो प्रक्रिया जो चल रहा है। अभी मैं आ रहा था ड्राइव करते हुए, तो ये इंडिया गेट में वो राउंड अबाउट में बड़ा बड़ा वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है इट प्रोड्यूसेस 20% ऑफ इंडियाज स्टील आउटपुट। हु प्रोड्यूसेस? छत्तीसगढ़। तो वहाँ मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर का फोटो लगा, अभी मैं देखा। बल्कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो कैमरामैन हैं, ये प्रोग्राम के बाद वहां भी जाइए, वो फुटेज भी आप उठाइए, वहां लगा हुआ है अभी। तो 20% अगर इंडिया का स्टील आउटपुट छत्तीसगढ़ से आ रहा है, तो ये जो इन्होंने बोला है ना कि 2026 या पता नहीं कब तक हम नक्सलवाद का हम खात्मा कर देंगे, जो अल्टीमेटम दिया है, मुझे लगता है कि ये अपना प्रोडक्शन टारगेट ये फिल करने के लिए कि वो 20% निकल रहा है अभी, वहां से 30% निकालने का शायद इनका ऑब्जेक्टिव है। 30% 40% निकाला जाए, यानी कि 20% से 40% अगर स्टील आउटपुट आप उन इलाकाओं से निकलेंगे, तो उतने ही तादाद में, उसी प्रोपोर्शन में आप आदिवासियों के ऊपर जो ये नरसंहार है, उसी प्रोपोर्शन में वो इंटेंसिफाई हो रहा है। यानी कि 2026 में तक ये इन्होंने बोला है कि हम आदिवासी का खात्मा करेंगे, और इन अदर वर्ड्स नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, है ना। और उसके साथ ये जो आउटपुट, वो जो 2026 में ऐसा बोर्ड लगेगा इसी दिल्ली का इंडिया गेट में, मुझे लगता है वो शायद 20% नहीं लिख के फिर वो 40% लिखना चाहते हैं। यानी कि कनेक्शन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है। और सिर्फ मैं ये बड़े पूंजीपति का तक मैं नहीं रख रहा हूँ उसको, मुझे तो लगता है कि पूरा जो भारत का जो आज का मौजूदा जो गणतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी जो भी आप बोलते हैं, और इसका जो आप चुनाव कराते हैं हर 5 साल में, हर 3 साल में, और उसमें जितने भी कैंपेन का जो खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो भी आदिवासी से ही भुगतान कर रहे हैं। वो मोदी जी ने कहीं पे एक मीटिंग में, हालांकि वो कांग्रेस को अटैक कर रहे थे, उन्होंने एक चीज कहा और वो गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एटीएम बना हुआ है कांग्रेस के लिए। एकदम सही बात कहा उन्होंने। मोदी जी के भाषण नहीं है, मोदी जी बोल रहे थे। बस बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, वो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एटीएम है। आज हमारे यहाँ कॉमरेड आए हुए हैं, गद्दाम लक्ष्मण, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आए हैं। वहां रेवंत रेड्डी का सरकार है, रेवंत रेड्डी भी वही कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी भी वही कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एटीएम, यानी कि आदिवासी का खून पसीना से, आदिवासियों का हत्या से ये भारत का गणतंत्र चल रहा है। तो सिर्फ ये अंबानी अदानी का बात नहीं है, बात पूरा पॉलिटिकल क्लास में जाता है। और मैं देख रहा था इवन डीएमके, सेक्युलर पार्टी है, डीएमके के बारे में भी तमिलनाडु की बात कर रहा था। हालांकि वहां एग्जैक्टली ये मूलवासी बचाओ मंच का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये आदिवासियों का, दलितों का मुद्दा देखेंगे तो वहां भी मेरे कुछ मित्र बोल रहे थे कि डीएमके भी बड़े पैसे चाहिए उनको, बड़े पैसे, दे वांट बिग मनी।
और बिग मनी के लिए वो सैमसंग में जो मजदूरों का जो आंदोलन चल रहा था उसको वो दमन करने के लिए बिल्कुल कतराते नहीं है। यानी कि सेक्युलरिज्म अपने जगह पे है, लेकिन बड़े पूंजी यानी कि बड़े पूंजी और सेक्युलरिज्म का एक गठबंधन है, यहां गठजोड़, नेक्सस। और वैसे कम्युनलिज्म और बड़े पूंजी, यानी कि बड़े पूंजी तो मुझे लगता है कि भारत में सेक्युलरिज्म को भी चला रहा है, कम्युनलिज्म को भी चला रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो निकला वो क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये निकला कि वेदांता जो नियामगिरी का जो ट्राइबल्स को लूट रहा है। हमारे दोस्त लोग सीजी माली जाके आए हैं, उड़ीसा में जो हो रहा है वो वेदांता कंपनी, वेदांता कांग्रेस को भी कितना 600 करोड़ शायद दिया है, बीजेपी को भी दिया, सबको दिया है। दिवाली चल रहा है यहां तो। और डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये जो आपका इलेक्टोरल कैंपेन जो चलता है इंडिया में हर पॉलिटिकल पार्टी का, वो आदिवासी से लूटा हुआ धन, यानी कि आदिवासी आज देश का एटीएम बना हुआ है। उनका खून पसीना, उनका सिर्फ खून पसीना नहीं, सिर्फ खून पसीना होने से तो हम बोलते कि चलो मजदूर वर्ग का जैसे शोषण हो रहा है, बल्कि ये तो एक तरीके का नरसंहार चल रहा है। हम बोलते हैं ना गाजा में नरसंहार चल रहा है भाई, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या कर रहा है, नेतन्याहू को एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए अक्यूज करो। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदिवासियों के साथ, सिर्फ ये मूलवासी बचाओ मंच का बात नहीं है, पूरा आप कितने सालों से आप देख रहे हैं, झारखंड में देखिए वही हाल है, भील प्रदेश में देखिए, इधर राजस्थान, तमाम आदिवासी इलाका में ये लूट मचा हुआ है। तो साथियों, ये जो मूलवासी बचाओ मंच है, ये मुझे लगता है कि आदिवासी जहां जहां भी रेसिस्टेंस कर रहे हैं भारत में, उन सब रेसिस्टेंस में तरह तरह का फोरम आप देखिएगा। जैसे भारत आदिवासी पार्टी के तो यहाँ लीडर आने वाले थे आज, है ना। इस ढंग के झारखंड में भी पार्टीज है, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये है वो है, तरह तरह का लीडर है, चंपाई सोरेन है, वो कांग्रेस में था, बीजेपी में चला गया, तरह तरह का। ये सब में कहीं ना कहीं वो हम आदिवासी के लिए हम लड़ रहे हैं, है ना, ये नारा देते। इन सब में मुझे लगता है कि आज के तारीख में भारत में मूलवासी बचाओ मंच है, वो सबसे अग्रिम पंक्ति का डिफेंस है। और मूलवासी बचाओ मंच का जो रोल है, उसका जो कैरेक्टर है, उसको आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे सशक्त आज अगर आदिवासी का कोई भी बैनर है, फोरम है, फोर्स है, तो यही है मूलवासी बचाओ मंच। यानी कि मूलवासी बचाओ मंच को आप अगर खदेड़ देते हैं, और ये सत्ता में बैठे हुए लोग अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को, पूंजीपति लोग अच्छे से समझ रहे हैं, और पूरा पॉलिटिकल क्लास इंक्लूडिंग अपोजिशन पार्टीज भी इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं कि ये मूलवासी बचाओ मंच है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। इसको हम खदेड़ देंगे तो तमाम बाकी जितने भी है, इवन आदिवासी पार्टीज, आदिवासी फोर्सेस, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन सब जो जिस आदिवासी समुदाय को बाकी जो प्लेटफॉर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको हम धीरे धीरे या तो स्लम डवेलर्स बना देंगे, यहां लाके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबरर बना देंगे, नहीं तो उनमें से एक तबका, जैसे गांधी जी बोलते थे ना, हरिजन बना देंगे उनको एक बिकाव, एक छोटा सा एक मिडिल क्लास। जो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है शास्त्री भवन वगैरह में, एक है ना माइनॉरिटी अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी है सरकार में, ये मत बोलिए, तो उसमें थोड़ा सा लगा देंगे। यानी कि आदिवासी जो सिर्फ अपना हक अधिकार के तो लड़ ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो एक तरीके का कि भाई हमारा जो जमीन है, हमारा जो जंगल है, उसके साथ हमें जीने दो। ये नहीं कि हमको वहां से विस्थापन करके फिर हमको रोजगार दे दो, हमको एजुकेशन दे दो। यानी कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि हमको थोड़ा अपवर्ड मोबिलिटी दे दो, हमको आपके संस्थानों में हमको जगह दे दो, हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में थोड़ा एडमिशन दे दो, या आईएएस आईपीएस बना दो चंद लोगों को, हमको रिजर्वेशन दे दो। सिर्फ वो ये नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ ये कहता तो मुझे लगता है कि शायद वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता सिस्टम। वो तो सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है। यानी कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी वो संघर्ष है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे मारुति के जो 2012 का जो संघर्ष था, उसमें जो
417 होंगे जो मजदूर को एक्शन लिया था, उनका धरना चल रहा है अभी मानेसर में। वो जो संघर्ष चल रहा है, बेलसोनी का वर्कर्स का संघर्ष चल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तमाम जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं भारत में, उस संघर्ष का एक बड़ा एक फ्रंट को मूलवासी बचाओ मंच रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके साथ जुड़ा हुआ जो बात है वो ये देखिए, मूलवासी बचाओ मंच का आज हम लोग उसके ऊपर जो बैन लगा है उसको लेके हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मूलवासी बचाओ मंच क्या है, अगर उसमें हम लोग अगर 2 मिनट अगर स्पेंड करते हैं कि क्या है, इमेजिन कीजिए ये बैन नहीं लगा होता इस पे, तो भी हम मूलवासी बचाओ मंच के बारे में बात कर सकते थे। और बात इसलिए कर सकते थे और बल्कि करना चाहिए था हमें, वो ये कि ये मंच का कैरेक्टर क्या है। एक तो जैसे कि हमारे साथी ने इंट्रोड्यूस करते हुए इस प्रोग्राम को बताया कि ये मई 2021 मई या मार्च में था, वो 2021 में जो फायरिंग हुआ था वहाँ पे, उससे निकला है ना। तो मैं जैसे पहले बताया कि बिल्कुल संघर्ष से के बीच से ये एक होता है ना कि एक ज्वालामुखी जब एक एक्सप्लोड होता है ना वोल्केनो, वहाँ से ऐसा निकला हुआ है ये मैं जैसे बोला कि ये किसी ने मैं बैठ के चलो एक मंच बनाते हैं, थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को परेशान करते हैं, उस ढंग से नहीं बनाए, ये संघर्ष के अंदर से निकला हुआ है। लेकिन दूसरी बात उसमें ये है कि मैं तो ना सोचता हूँ, जैसे होता है ना कि आपका कोई बड़ा जो संघर्ष होता है उसमें से जो निकला हुआ, उसका जब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे चट्टान होता है ना, लाइटनिंग थंडर जब होता है तो मशरूम निकलता है पेड़ों से तुरंत, यानी कि वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन वो इंगित करता है एक बड़ा संघर्ष का और बड़ा प्रतिरोध का, एक एपिक स्ट्रगल बोलते हैं ना उसका। यानी कि जो पहले से वहां चल रहा है, पहले से जो एक बड़ा संघर्ष वहां चल रहा है, उसका उस कड़ी में ये एक बिंदु है। उस हिसाब से देखिएगा तो मूलवासी बचाओ मंच को समझने के लिए आपको वहां पे जो भूमकाल विद्रोह जिसको कम कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम जो शहर में बैठे हैं, हम आदिवासी हक का बात करते हैं, हम दलितों का हकों का बात करते हैं, महिलाओं का हकों का बात करते हैं, ये मुझे लगता है कि ये मूलवासी बचाओ मंच है, वो हमसे उससे ज़्यादा हमसे मांगता है ये स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये जो चीज़ निकला है वो एक बड़ा संघर्ष जो वहाँ पहले से चल रहा है और आगे भी चलेगा। उस संघर्ष का एक जो पॉइंट जब पहुँचा, और जैसे कि जो लोग जानकार हैं वो कहते हैं 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के टाइम में जो वहाँ आदिवासी जन जो थे, जो उसमें से थोड़ा जो एजुकेटेड लोग जो थे, जो शहरों में काम करते थे, वो कई लोग घर आए थे क्योंकि लॉकडाउन हुआ पूरा, सब लोग गांव गए थे। तो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो मूलवासी बचाओ मंच है, इसका जो किस टाइप के लोग हैं, ये जो युवा हैं उसमें वो एजुकेटेड युवा है। यानी कि एजुकेटेड मतलब दिल्ली के लेवल के एजुकेटेड नहीं है, आप समझते होंगे MA PhD इस टाइप के एजुकेटेड नहीं है, क्लास 10 पास, क्लास 12 पास। तो यानी कि ये वहाँ के लिए एक नया चीज़ था कि एजुकेटेड युवा ये कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो फेसबुक चला रहे हैं, जो व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो इसलिए जब ये लोग, जब युवा लोग आए थे गांव में, तब ये 2021 में जाके ये बनता है। तो ये भी एक नया एक इसका कैरेक्टर है। उसमें उसके बाद बहुत सारे उसमें आदिवासी फोर्सेस छत्तीसगढ़ में भी निकले, बस्तर में जो पॉलिटिकल पार्टी बन के चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन मूलवासी बचाओ मंच ये बिल्कुल ही जो भूमकाल विद्रोह का जो संदेशा है, भीमकाल विद्रोह का जो संघर्ष है, जो बड़े पूंजी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो मूल जो है ना, एक मूलवादी जो एक सिविलाइजेशन होता है, उसको बचाने के लिए ये अग्रिम पंक्ति का फोर्स है। इसलिए मुझे लगता है कि आज मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने लोग होना चाहिए नहीं है। मुझे याद है कि कल परसों यहाँ दूसरा भी मीटिंग हुआ था, हमारे कुछ दोस्तों के ऊपर FIR वगैरह हुआ, तो मैं यहाँ फोटोज़ देख रहा था, मैं तो उस प्रोग्राम में था नहीं, काफ़ी लोग आए थे। मुझे लगता है कि ये मुद्दा को अभी भी हमारे एक्टिविस्ट लोग, हमारे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट लोग अभी भी इसको उस ढंग से मुझे लगता है कि इसको समझ नहीं रहे हैं, व्हाट इज़ एट स्टेक। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी हम कर रहे हैं और इसलिए भी मुझे यहाँ आके ये बात कहना था। मुझे लगता है कि लॉट्स एट स्टेक, हो सकता है कि हमारे काफ़ी सारे लोग
इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कहीं हो रहा है, कि चलो जंगलों में कहीं बस्तर में हो रहा है, ये हमारे साथ कोई ज़्यादा इसका रिश्ता नहीं है। बल्कि अगर कुछ और हो जाता है यहाँ JNU या हम जैसे DU के प्रोफेसर के ऊपर कुछ NIA रेड करता है, तो हो सकता है कि इससे बड़ा लोग या बड़े संख्या में लोग शायद आ जाते। मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल एज अ DU प्रोफेसर, मेरा अगर मेरे ऊपर NIA रेड होता है तो जितने लोग आते, हाँ, जितने DU के टीचर्स आते उससे तो ज्यादा होना चाहिए थे आज यहाँ। इसलिए ये शर्म की भी बात है कि हम मतलब हमारा प्रोपोर्शनेट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए चीज़ों में कि व्हाट इज इट, हाउ आर वी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट इश्यूज, है ना। तो इसलिए वो भी इसमें पक्ष है। मुझे लगता है कि शायद ये इस टाइप का प्रोग्राम और आगे करने से, या हो सकता है कि हम में भी कमी है कि भाई हम भी शायद पहुंच नहीं पा रहे हैं बाकी लोगों तक इस मुद्दे को लेके।